नमस्कार, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल शब्द बेनी पर। जी हाँ, आप आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, आज की कहानी है इस्मत चुगताई जी की भाभी। तो चलिए सुनते हैं। भाभी ब्याह कर आई थी तो मुश्किल से 15 बरस की होगी। बड़वार भी तो पूरी नहीं हुई थी। भैया की सूरत से ऐसी लरसती थी जैसे कसाई से गाय, मगर साल भर के अंदर ही वो तो जैसे मुंह बंद कली से खिलकर फूल बन गई। जिस्म भर गया, बाल घुमेरे हो गए, आंखों में हिरनों जैसी वहशत दूर होकर गुरूर और शरारत भर गई। भाभी जरा आज़ाद किस्म के खानदान से थी। कॉन्वेंट में तालीम पाई थी। पिछले साल उसकी बड़ी बहन एक ईसाई के साथ भाग गई थी, इसलिए उसके माँ बाप ने डर के मारे जल्दी से उसे कॉन्वेंट से उठाया और चटपट शादी कर दी। भाभी आज़ाद फिजा में पली थी। हिरनियों की तरह कुलांचे भरने की आदी थी, मगर ससुराल और मेका दोनों तरफ से उस पर कड़ी निगरानी थी। और भैया की भी यही कोशिश थी कि अगर जल्दी से उसे पक्की घर की हस्तिन न बना दिया गया तो वो भी अपनी बड़ी बहन की तरह कोई गुल खिलाएगी। हालांकि वो शादीशुदा थी, लिहाजा उसे घर हस्तिन बनाने पर जुट गए। 4-5 साल के अंदर भाभी को घिस घिसा कर वाकई सबने गृहस्थन बना दिया। वो 3 बच्चों की माँ बनकर भद्दी और ठस हो गई। अम्मा उसे खूब मुर्गी का शोरबा, गोंद स्टोरे खिलाती, भैया टॉनिक पिलाते और हर बच्चे के बाद वह 10-15 पाउंड बढ़ जाती। आहिस्ता आहिस्ता उसने बनना संवरना छोड़ ही दिया था। भैया को लिपस्टिक से नफरत थी। आंखों में मनो काजल और मस्करा देखकर वो चिढ़ जाते। भैया को बस गुलाबी रंग पसंद था या फिर सुर्ख। भाभी ज्यादातर गुलाबी या सुर्खी कपड़े पहना करती थी। गुलाबी साड़ी पर सुर्ख ब्लाउज या कभी गुलाबी के साथ हल्का गहरा गुलाबी। शादी के वक्त उसके बाल कटे हुए थे, मगर दुल्हन बनाते वक्त ऐसे तेल चपड़ कर बांधे गए थे, लेकिन पता नहीं चलता था कि वो परकटी मेम है। अब उसके बाल तो बढ़ गए थे, लेकिन पैं दर पैं बच्चे होने की वजह से वो जरा गंजी सी हो गई थी। वैसे भी वो बाल कसकर मैली धज्जी ही बांध लिया करती थी। उसके मियाँ को वो मैली कुचैली ही ऐसी बड़ी प्यारी लगती थी, और मैके ससुराल वाले भी उसकी सादगी को देखकर उसकी तारीफों के गुण गाते थे। भाभी थी बड़ी प्यारी सी, सजील नक्शा, मक्खन जैसी रंगत, सुडौल हाथ पांव, मगर उसने इस बुरी तरह अपने को ढीला छोड़ दिया था कि खमीरे आटे की तरह बह गई थी। भैया उससे 9 बरस बड़े थे, मगर उसके सामने लौंडे से लगते थे। वैसे ही सुडौल कसरती बदन वाले, रोज वर्जिश करते, बड़ी एहतियात से खाना खाते, बड़े हिसाब से सिगरेट पीते, यूं ही कभी व्हिस्की बियर चख लेते। उनके चेहरे पर अब लड़कपन था। थे भी 30-31 बरस के, मगर 24-25 बरस के ही लगते थे। उफ, भैया को जीन्स और स्कर्ट से कैसी नफरत थी। उन्हें ये नए फैशन की वे इंस्ताबोल की बदन पर चुपकी हुई कमीज से भी बड़ी घिन आती थी। तंग मोड़ी की सलवारों से तो वो ऐसे जलते थे कि तौबा। खैर, भाभी बेचारी तो सलवार कमीज के काबिल रह ही नहीं गई थी। वो तो बस ज्यादातर ब्लाउज और पेटीकोट पर ड्रेसिंग गाउन चढ़ाए घुमा करती। कोई नई जान पहचान वाला आ जाता तो भी बड़ी बेतकल्लुफी से वही अपना नेशनल ड्रेस पहने रहती। पर कोई पुरतकल्लुफ मेहमान आता तो अमूमन वो अंदर ही बच्चों से सर मारा करती। जो कभी बाहर आना पड़ता तो मलगज्जी से साड़ी लपेट लेती। वो घरस्तिन थी, बहू थी और चहेती थी। उसे रंडियों की तरह बन सवर कर किसी को लिवाने की क्या जरूरत थी। और भाभी शायद यूं ही गोधर बनी अधेड़, फिर बूढ़ी हो जाती। बहुएं ब्याह कर लाती जो सुबह उठकर उसे झुककर सलाम करती, गोद में पोता खिलाने को देती, मगर खुदा को कुछ और ही मंजूर था। शाम का वक्त था। हम सब लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। भाभी पापड़ तलने बावर्ची खाना में गई थी। बावर्ची ने पापड़ लाल कर दिए। भैया को बादामी पापड़ भाते हैं। उन्होंने प्यार से भाभी की तरफ देखा और वो झट उठकर पापड़ तलने चली गई। हम लोग मजे से चाय पीते रहे। हाय, भाभी थी कि फरिश्ता में तो कॉलेज से आकर बावर्ची खाना में जाने पर किसी तरह मजबूर ही नहीं की जा सकती थी, और ना ही मेरा शाम को पुरतकल्लुफ लिबास बावर्ची खाना के लिए मौजूद था।
इसके अलावा मुझे पापड़ तलने ही कब आते थे। दूसरी बहनें भी मेरी कतार में खड़ी थीं। फरीदा का मंगेतर आया था, वो उसकी तरफ जुटी हुई थी। रज़िया और समीम अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने में मसरूफ़ थी। वो क्या पापड़ तलती, और हम सब तो बाबुल के आंगन की चिड़ियाँ थीं और उड़ने के लिए पर तोल रही थीं। धाई से फुटबॉल आकर ऐन भैया के प्याली पे पड़ी। हम सब उछल पड़े। भैया हमारे गुस्सा के भंना उठे। कौन पाजी है? उन्होंने जिधर से गेंद आई थी उधर मुंह करके डांटा। बिखरे हुए बालों का गोल मोल सर और बड़ी बड़ी आंखें ऊपर से झांके। एक जकंद में भैया मुंडेर पर थे और मुजरिम के बाल उसकी गिरफ्त में। ओह! एक चीख गूंजी और दूसरे लम्हे भैया ऐसे उछलकर अलग हो गए जैसे उन्होंने बिच्छू के डंक पर हाथ डाल दिया हो या अंगारा पकड़ लिया हो। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, वो हकला रहे थे। हम सब दौड़ कर गए। देखा तो मुंडेर के उस दूसरी तरफ एक दुबली पतली नागिन सी लड़की सफ़ेद ड्रेन पाइप और नींबू के रंग का स्लीवलेस ब्लाउज पहने अपने मैरिलिन मोनरो की तरह कटे हुए बालों में पतली पतली उंगलियां फेरकर खिसियानी हंसी हंस रही थी और फिर हम सब हंसने लगे। भाभी पापड़ों की प्लेट लिए अंदर से निकली और बगैर पूछे गए ये समझकर हंसने लगी कि जरूर कोई हंसने वाली बात हुई होगी। उसका ढीला ढाला पेट हंसने में फुदकने लगा और जब उसे मालूम हुआ कि भैया ने सबनम को लौंडा समझकर उसके बाल पकड़ लिए तो वो और भी जोर जोर से कह लगाने लगी कि कई पापड़ के टुकड़े घास पर बिखर गए। सबनम ने बताया कि वो उसी दिन अपने चचा खाली जमील के यहाँ आई है। अकेले जी घबराया तो फुटबॉल ही लुढ़काने लगी, जो किस्मत से भैया जी के प्याले पर आन कूदी। सबनम भैया को अपनी तीखी मस्करा लगी आंखों से घूर रही थी। भैया मशहूर सन्नाटे में उसे तक रहे थे। एक करंट उन दोनों के दरमियान दौड़ रहा था। भाभी इस करंट से कटी हुई जैसे कोसों दूर खड़ी थी। उसका फुदकता हुआ पेट सहम कर रुक गया। हंसी ने उसके होठों पर लड़खड़ा कर दम तोड़ दिया। उसके हाथ ढीले हो गए। प्लेट टेढ़ी होकर पापड़ घास पर गिरने लगे। फिर एकदम वो दोनों जाग पड़े और ख्वाबों की दुनिया से लौट आए। सबनम फुदक कर मुंडेर पर चढ़ गई। आइए चाय पी लीजिए, मैंने ठहरी हुई फिजा को धक्का देकर आगे खिसकाया। एक लचक के साथ सबनम ने अपने पैर मुंडेर के उस पार से इस पार झुलाए। सफ़ेद छोटे छोटे मकासीन हरी घास पर फाख्ता के जोड़े की तरह धमकने लगे। सबनम का रंग पिघले हुए सोने की तरह लौ दे रहा था। उसके बाद स्याह भौरा थे, मगर आंखें जैसे स्याह कटोरियों में किसी ने शहद भर दिया हो। नींबू के रंग के ब्लाउज का गला बहुत गहरा था। होठ तरबूजी रंग के और इसी रंग की नील पॉलिश लगाए वो बिल्कुल किसी अमेरिकी इश्तिहार की मॉडल मालूम हो रही थी। भाभी से कोई फुट भर लंबी लग रही थी, हालांकि मुश्किल से 2 इंच ऊंची होगी। इसकी हड्डी बड़ी नाजुक थी, इसलिए कमर तो ऐसी कि छल्ले में पिरो लो। हाँ, भैया कुछ गुमसुम से बैठे थे। भाभी उन्हें ऐसे ताक रही थी जैसे बिल्ली पर तौलते हुए परिंदे को घूरती है कि जैसे ही फड़फड़ाए बढ़कर दबोच ले। उसका चेहरा तमतमा रहा था, होठ भींचे हुए थे, नथुने फड़फड़ा रहे थे। इतने में मुन्ना आकर उसकी पीठ पर धम से कूदा। वो हमेशा उसकी पीठ पर ऐसे ही कूदा करता था जैसे वो गुदगुदा सा तकिया हो। भाभी हमेशा ही हंस दिया करती थी, मगर आज उसने चटाक चटाक 2-4 चांटे जड़ दिए। सबनम परेशान हो गई। अरे अरे रोकिए ना, उसने भैया का हाथ छूकर कहा। बड़ी गुस्सावर है आपकी मम्मी, उसने मेरी तरफ मुंह फेर कर कहा। इंट्रोडक्शन हमारी सोसाइटी में बहुत कम हुआ करता है, और फिर भाभी का किसी से इंट्रोडक्शन कराना अजीब सा लगता था। वो तो सूरत से ही घर की बहू लगती थी। सबनम की बात पर हम सब कहा मार कर हंस पड़े। भाभी मुन्ने का हाथ पकड़कर घसीटती हुई अंदर चल दी। अरे ये तो हमारी भाभी है, मैंने भाभी को धम धम जाते हुए देखकर कहा। भाभी? सबनम हैरत जदा होकर बोली। उनकी भैया की बीबी? ओह, उसने संजीदगी से अपनी नजरें झुका ली। मैं समझी, उसने बात अधूरी छोड़ दी। भाभी की उम्र 23 साल है, मैंने वजाहत की। डोंट बी सिली, सबनम हंसी। भैया भी उठकर चल दिए। खुदा की कसम? ओह जहालत,
नहीं, भाभी ने मार्टी से 15 साल की उम्र में सीनियर कीमर्स किया था। तुम्हारा मतलब है ये मुझसे 3 साल छोटी है? मैं 26 साल की हूँ। तब तो कतई छोटी है। उफ, और मैं समझी वो तुम्हारी मम्मी है। दरअसल मेरी आंखें कमज़ोर है, मुझे एक ऐनक से नफरत है, बुरा लगा होगा उन्हें। नहीं, भाभी को कुछ बुरा नहीं लगता। बेचारी। कौन कौन? भाई? ना जाने मैंने क्यों कहा। भैया अपनी बीवी पर जान देते हैं, सफिया ने बतौर वकील कहा। बेचारे की बहुत बचपन में शादी कर दी गई होगी, 25-26 साल के थे। मगर मुझे तो मालूम भी ना था कि 20वीं सदी में बगैर देखे शादियां होती हैं। शबनम ने हकारत से मुस्कुराकर कहा। तुम्हारा हर अंदाजा गलत निकल रहा है। भैया ने भाभी को देखकर बेहद पसंद कर लिया था, तब शादी हुई थी। मगर जब वो कमल के फूल जैसी नाजुक और हसीन थी। फिर ये क्या हो गया शादी के बाद? होता क्या, भाभी अपने घर की मल्लिका है, बच्चों की मल्लिका है, कोई फिल्म एक्ट्रेस तो है नहीं। दूसरे भैया को सूखी मारी लड़कियों से घिन आती है। मैंने जानकर शबनम पर चोट की, वो बेवकूफ़ ना थी। भाई चाहे मुझसे कोई प्यार करे या ना करे, मैं तो किसी को खुश करने के लिए हाथी का बच्चा कभी ना बनूं। ओह, माफ़ करना, तुम्हारी भाभी कभी खूबसूरत होंगी, मगर अब तो आपका नुक्ता है नज़र भैया से मुख्तलिफ है। मैंने बात टाल दी और जब वो बल खाती हुई सीधी सुडौल टांगों को आगे पीछे झुलाती नन्हे नन्हे कदम रखती मुंडेर की तरफ जा रही थी। भैया बरामदे में खड़े थे। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था और बार बार अपनी गुद्दी सहला रहे थे, जैसे किसी ने वहाँ जलती हुई आग रख दी हो। चिड़ियों की तरह फुदक कर वो मुंडेर फलांग गई। पल भर को पलट कर उसने अपनी सरबती आंखों से भैया को तौला और छलावा की तरह कोठी में गायब हो गई। भाभी लॉन पर झुकी हुई बाली समेट रही थी, मगर उसने एक नज़र न आने वाला तार देख लिया जो भैया जी और शबनम की निगाहों के दरमियान दौड़ रहा था। एक दिन मैंने खिड़की में से देखा, शबनम फुला हुआ स्कर्ट और सफ़ेद खुले गले का ब्लाउज पहने पप्पू के साथ सुम्बा नाच रही थी। उसका नन्हा सा पिकनिक कुत्ता टांगों में उलझ रहा था। वो ऊंचे ऊंचे कहकहे लगा रही थी। उसकी सुडौल सांवली टांगे हरी हरी घास पर थिरक रही थी। स्याह रेशमी बाल हवा में छलक रहे थे। 5 साल का पप्पू बंदर की तरह फुदक रहा था, मगर वो नसीली नागिन की तरह लहरा रही थी। उसने नाचते नाचते नाक पर अंगूठा रख कर मुझे चिढ़ाया। मैंने जवाब में घुंसा दिखा दिया, मगर फौरन ही मुझे उसकी निगाहों का पीछा करके मालूम हुआ ये इशारा वो मेरी तरफ नहीं कर रही थी। भैया बरामदे में अहमकों की तरह खड़े गुद्दी सहला रहे थे और वो उन्हें मुंह चिढ़ाकर जला रही थी। उसकी कमर पर बल पड़ रहे थे, कुल्हे मटक रहे थे, बाहें थरथरा रही थी, होठ एक दूसरे से जुदा लरज रहे थे। उसने सांप की तरह लप से जबान निकालकर अपने होठ को चाटा। भैया की आंखें चमक रही थी और वो खरे दांत निकाल रहे थे। मेरा दिल धक से रह गया। भाभी गोदाम में अनाज तिलवा कर बावर्ची को दे रही थी। शबनम की बच्ची, मैंने दिल में सोचा, मगर गुस्सा मुझे भैया पर भी आया। और ऐसे भी क्या बेसुधी कि उनका जिस्म संभा की ताल पर लरज रहा था और उन्हें खबर न थी। इतने में बॉय चाय की ट्रे लेकर लॉन पर आ गया। भैया ने हम सबको आवाज़ दी और बॉय से कहा भाभी को भेज दे। रसमन शबनम को बुलावा देना पड़ा। मेरा तो जी चाह रहा था कि कतई उसकी तरफ से मुंह फेर कर बैठ जाऊं, मगर जब वो मुन्ने को मुड्ढे पर चढ़ाए मुंडे फैलांग कर आई तो न जाने क्यों मुझे वो कतई मासूम लगी। मुन्ना स्कार्फ लगामों की तरह थामे हुए था और वो घोड़े की चाल उछलती हुई लॉन पर दौड़ रही थी। भैया ने मुन्ने को उसकी पीठ से उतारना चाहा, मगर वो चिमट गया। अभी और घोड़ा चले आंटी? नहीं बाबा, आंटी में दम नहीं, शबनम चिल्लाई। बड़ी मुश्किल से मुन्ने को भैया ने उतारा, मुंह पर एक चांटा लगाया। एकदम तड़प कर शबनम ने उसे गोद में उठा लिया और भैया के हाथ पर जोर का थप्पड़ लगाया। शर्म नहीं आती? इतने बड़े ऊंट के ऊंट जरा सा बच्चे पर हाथ उठाते हो? भाभी को आता देखकर उसने मुन्ने को उसकी गोद में दे दिया। उसका छाटा खाकर भैया मुस्कुरा रहे थे। देखिए तो कितनी जोर से थप्पड़ मारा है। मेरे बच्चे को कोई मारता तो हाथ तोड़ कर रख देती। उसने शरबत की कटोरियों में जहर घोलकर भैया को देखा और फिर हंस रहे हैं, बेहया। दम भी है जो हाथ तोड़ोगी? भैया ने उसकी कलाई मरोड़ी।
वो बल खाकर इतनी जोर से चीखी कि भैया ने लरस कर उसे छोड़ दिया और वो हंसते हंसते जमीन पर लौट गई। चाय के दरमियान भी शबनम की शरारतें चलती रहीं। वो बिल्कुल कमसिन छोकरियों की तरह चुहले कर रही थी। भाभी गुमसुम बैठी थी। आप समझे होंगे, शबनम के वजूद से डर कर उन्होंने कुछ अपनी तरफ से तवज्जो देनी शुरू कर दी होगी। जी कतई नहीं, वो तो पहले से भी ज़्यादा मैली रहने लगी, पहले से भी ज़्यादा खाती। हम सब तो हंस ज़्यादा रहते मगर वो सर झुकाए निहायत इन्हें काम से केक उड़ाने में मसरूफ़ थी। चटनी लगा लगा कर भजिए निगल रही थी। सिके हुए तोसों पर ढेर सामकन और जेम थोप कर खाए जा रही थी। भैया और शबनम को देख देख कर हम सब ही परेशान थे और शायद भाभी फिक्रमंद होगी, वो अपनी परेशानी को मुर्गन खानों में दफन कर रही थी। उन्हें हर वक्त खट्टी डकारें आ जाया करती मगर वो चूरन खा खा कर पुलाव कोरमा हजम करती। वो सहमी सहमी नज़रों से भैया जी और शबनम को हंसता बोलता देखती। भैया तो कुछ और भी लौंडे लगने लगे थे। शबनम के साथ वो सुबह शाम समुंदर में तैरते। भाभी अच्छा भला तैरना जानती थी मगर भैया को स्विमिंग सूट पहनी औरतों से बहुत नफरत थी। एक दिन हम सब समुंदर में नहा रहे थे। शबनम 2 धज्जियां पहने नागिन की तरह पानी में बलखा रही थी। इतने में भाभी जो देर से मुन्ने को पुकार रही थी आ गई। भैया शरारत के मूड में तो थे ही, दौड़ कर उन्हें पकड़ लिया और हम सब ने मिलकर उन्हें पानी में घसीट लिया। जब से शबनम आई थी भैया बहुत शरीर हो गए थे। एकदम से वो दांत कचकचा कर भाभी को हम सबके सामने भींच लेते, उन्हें गोद में उठाने की कोशिश करते मगर वो उनके हाथों में से बोवल मछली की तरफ फिसल जाती। फिर वो खिसिया कर रह जाते, जैसे तखय्युल में वो शबनम को ही उठा रहे थे और भाभी कटी गाय की तरह नदीम होकर फौरन पुडिंग या कोई और मज़ेदार डिश तैयार करने चली जाती। इस वक्त जो उन्हें पानी में धकेला गया तो वो गठरी की तरह लुढ़क गई। उनके कपड़े जिस्म पर चिपक गए और उसके जिस्म का सारा भोंडापन भयानक तरीके से उभर आया। कमर पर जैसे किसी ने तोशक लपेट दी थी। कपड़ों में वो इतनी भयानक नहीं मालूम होती थी। ओह, कितनी मोटी हो गई हो तुम, भैया ने उनके कुल्हे का बूटा पकड़कर कहा। उफ, तोंद तो देखो, बिल्कुल गामा पहलवान मालूम हो रही हो। 4 बच्चे होने के बाद कमर, मेरे भी तो 4 बच्चे हैं, मेरी कमर तो डल्लो पल्लो का कुद्दा नहीं बनी। उन्होंने अपने सुडूल जिस्म को ठोक बजाकर कहा और भाभी मुंह थोथाए भीगी मुर्गी की तरह पैर मारती, झरझुर्रियाँ लेती, रेत में गहरे गहरे गड्ढे बनाती, मुन्ने को घसीटती चली गई। भैया बिल्कुल बेतवज्जो होकर शबनम को पानी में डुबकियाँ देने लगे मगर वो कहाँ हाथ आने वाली थी। ऐसा रंगा लगाया कि गराब से औंधे मुँह गिर पड़े। जब नहा कर आए तो भाभी सर झुकाए खुबानियों के मुरब्बे पर क्रीम की तह जमा रही थी। उनके होठ सफ़ेद हो रहे थे और आंखें सुर्ख थीं। गिटारज की गुड़िया जैसे मोटे मोटे गाल और सुजे हुए मालूम हो रहे थे। लंच पर भाभी बेइंतहा गमगीन थी, लिहाजा बड़ी तेजी से खुबानियों का मुरब्बा और क्रीम खाने पर जुटी हुई थी। शबनम ने डिश की तरफ देखकर ऐसे फुरेरी ली जैसे खुबानियों ना हो, सांप बिच्छू हो। जहर है जहर, उसने नसाफत से ककड़ी का टुकड़ा कुतरते हुए कहा और भैया भाभी को घूरने लगे मगर वो सपासप मुरब्बा उड़ाती रही। हद है, उन्होंने नथुने फरका कर कहा। भाभी ने कोई ध्यान न दिया और करीब करीब पूरी डिश पेट में उड़ेल ली। उन्हें मुरब्बा सपोरते देखकर ऐसा मालूम होता था जैसे वो रस को हसद के तूफान को रोकने के लिए बंद बांध रही हो। ये क्रीम चोबी की चट्टानों की सूरत में उसके जिस्म के किले को नाकाबिले तस्खीर बना देगी। फिर शायद दिल में यूं टीसें ना उठेंगी। भैया जी और शबनम की मुस्कुराती हुई आंखों के टकराव से भड़कने वाले शोले उन पथरीली दीवारों को ना पिघला सकेंगे। खुदा के लिए बस करो, डॉक्टर भी मना कर चुका है, ऐसा भी क्या चटोरपन, भैया ने कह ही दिया। मोम की दीवार की तरह भाभी पिघल गई। भैया का नस्तर चर्बी की दीवारों को चीरता हुआ ठीक दिल में उतर गया। मोटे मोटे आंसू भाभी के फूले हुए गालों पर फिसलने लगे। सिसकियों ने जिस्म के ढेर में जलजला पैदा कर दिया। दुबली पतली और नाजुक लड़कियां किस लतीफ़ और सुहाने अंदाज में रोती है मगर भाभी को रोते देखकर बजाय दुख की हंसी आती थी, जैसे कोई रुई के भीगे हुए ढेर को डंडों से पीट रहा हो। वो नाक पोंछती हुई उठने लगी मगर हम लोगों ने रोक लिया और भैया को डांटा।
खुशामद करके वापस उन्हें बिठा लिया। बेचारी नाक सुरकाती बैठ गई, मगर जब उन्होंने कॉफ़ी में 3 चम्मच शक्कर डालकर क्रीम की तरफ हाथ बढ़ाया तो एकदम ठिठक गई। सहमी हुई नज़रों से शबनम और भैया की तरफ देखा। शबनम बामुश्किल अपनी हंसी रोके हुई थी। भैया हमारे गुस्सा के रुआंसे हो रहे थे। वो एकदम भन्ना कर उठे और जाकर बरामदे में बैठ गए। उसके बाद हालात और बिगड़े। भाभी ने खुल्लम खुल्ला ऐलान जंग कर दिया। किसी ज़माने में भाभी का पठानी खून बहुत गर्म था। जरा सी बात पर हाथापाई पर उतर आया करती थी और बारह भैया से गुस्सा होकर बजाय मुंह फैलाने के वो खूंखार बिल्ली की तरह उन पर टूट पड़ती। उनका मुंह खसोट डालती, दांतों से गिरेबान की धज्जियां उड़ा देती। फिर भैया उन्हें अपनी बाहों में जकड़ कर बेबस कर देते और वो उनके सीने से लगकर प्यासी डरी हुई चिड़िया की तरह फूट फूट कर रोने लगती। फिर मिलाप हो जाता और झेंपी खिसियानी वो भैया के मुंह पर लगे हुए खरोचों पर प्यार से टिंचर लगा देती, उनके गिरेबान को रफ्फू कर देती और मीठी मीठी शुक्रगुजार आंखों से उन्हें तकती रहती। ये तब की बात है जब भाभी हल्की फुल्की तीतरी की तरह तर्रार थी। लड़ती हुई छोटी सी पश्मी बिल्ली मालूम होती थी। भैया को उन पर गुस्सा आने के बजाय और शिद्दत से प्यारा था, मगर जब वह गोश्त ने जिहाद बोल दिया वो बहुत ठंडी पड़ गई थी। उन्हें अव्वल गुस्सा ही ना आता था और अगर आता भी था तो फौरन इधर उधर काम में लगकर भूल जाती। उस दिन उन्होंने अपने भारी भरकम डील को भूलकर भैया पर हमला कर दिया। भैया सिर्फ उनके बोझ से धक्का खाकर दीवार से जा चुके और रोई के गठरे को यूं लुढ़कते देखकर उन्हें सख्त घिन आई। ना गुस्सा हुए, ना बिगड़े, शर्मिंदा उदास सर झुकाए कमरे से निकल भागे। भाभी वहीं पसर कर रोने लगी। बात और बढ़ी और एक दिन भैया के साले आकर भाभी को ले गए। तो फैल भाभी के चचाजाद भाई थे। उन्हें देखकर वो बच्चों की तरह उनसे लिपट कर रोने लगी। उन्होंने भाभी को 5 साल बाद देखा था। वो गोल गेंद को देखकर थोड़ी देर के लिए सटपिटाए, फिर उन्होंने भाभी को नन्ही बच्ची की तरह सीने से लगा लिया। भैया उस वक्त शबनम के साथ क्रिकेट का मैच देखने गए हुए थे। तो फैल ने शाम तक उनका इंतज़ार किया। वो ना आए तो मजबूरन भाभी और बच्चों का सामान तैयार किया गया। जाने से पहले भैया घड़ी भर को खरे खरे आए। दिल्ली के मकान मैंने उनके महर में दिए थे। उन्होंने रुखाई से तो फैल से कहा। महर? भाभी थर थर कांपने लगी। हाँ, तलाक के कागजात वकील के जरिए पहुंच जाएंगे। मगर तलाक का क्या जिक्र है? इसी में बेहतरी है। मगर बच्चे? ये चाहे तो उन्हें ले जाए, वरना मैंने बोर्डिंग में इंतज़ाम कर लिया है। एक चीख मार कर भाभी भैया पर झपटी, मगर उन्हें खसोटने की हिम्मत ना पड़ी। सहम कर ठिठक गई और भाभी ने अपनी निस्वानियत की पूरी तरह बेआबरोई कर डाली। वो भैया के पैरों पर लौट गई, नाक रगड़ डाली। तो मुझसे शादी कर लो, मैं कुछ ना कहूँगी, मगर खुदा के लिए मुझे तलाक ना दो। मैं यूं ही ज़िंदगी गुजार दूंगी, मुझे कोई शिकायत ना होगी। मगर भैया ने नफरत से भाभी के थुल-थुल करते हुए जिस्म को देखा और मुंह मोड़ लिया। मैं तलाक दे चुका, अब क्या हो सकता है? मगर भाभी को कौन समझाता? वो बिलबिलाए चली गई। बेवकूफ़! तो फैल ने एक ही झटके में भाभी को जमीन से उठा लिया। गधी कहीं की, चल उठ! और वो उसे घसीटते हुए ले गए। क्या दर्दनाक समा था। बच्चे फूट फूट कर रोने में भाभी का साथ दे रहे थे। अम्मा खामोश एक एक का मुंह तक रही थी। अब्बा की मौत के बाद उनकी घर में कोई हैसियत नहीं रह गई थी। भैया खुद मुख्तार थे, बल्कि हम सब के सरपरस्त थे। अम्मा उन्हें बहुत समझा कर हार चुकी थी। उन्हें उस दिन की अच्छी तरह खबर थी, मगर क्या कर सकती थी। भाभी चली गई। फिजा ऐसी खराब हो गई कि भैया और शबनम भी शादी के बाद हिल स्टेशन पर चले गए। 7-8 साल गुजर गए। कुछ कमोवेश ठीक अंदाज़ा नहीं। हम सब अपने अपने घरों की हुई। अम्मा का इंतकाल हो गया। अब्बा की मौत के बाद वो बिल्कुल गुमसुम होकर रह गई थी। उन्होंने भाभी की तलाक पर बहुत रोना पीटना मचाया, मगर भैया के मिजाज से वो वाकिफ थी। वो कभी अब्बा की भी नहीं सुनते थे। कमाओ पोत अपना मालिक होता है। आसियाना उजर गया। भरा हुआ घर सुनसान हो गया। सब इधर उधर उड़ गए। 7-8 साल आंख झपकते ना जाने कहाँ गुम हो गए। कभी साल 2 साल में भैया की कोई खैर खबर मिल जाती। वो ज़्यादातर हिंदुस्तान से बाहर मुल्कों की चक फेरियों में उलझे रहते। मगर जब उनका खत आया कि वो बम्बई आ रहे हैं तो भुला बिसरा बचपन फिर से जाग उठा। भैया जी ट्रेन से उतरे तो हम दोनों बच्चों की तरह लिपट गए। शबनम मुझे कहीं नज़र ना आई।
उनका सामान उतर रहा था। जैसे ही भैया से उसकी खैरियत पूछने को मुड़ी, धप से एक वजनी हाथ मेरी पीठ पर पड़ा और कई मन का गर्म गर्म गोश्त का पहाड़ मुझसे लिपट गया। भाभी, मैंने प्लेटफॉर्म से नीचे गिरने से बचने के लिए खिड़की में झूल कर कहा। जिंदगी में मैंने शबनम को कभी भाभी ना कहा था। वो लगती भी तो शबनम ही थी, मगर आज मेरे मुंह से बेइख्तियार भाभी निकल गया। शबनम की फव्वार इन चंद सालों में गोश्त और पोस्त का थोंदा कैसे बन गई। मैंने भैया की तरफ देखा। वो वैसे ही दराज कद और छरहरे थे। एक तोला गोश्त ना इधर ना उधर, वहीं कमसिन लड़कों जैसे घने बाल, बस 2-4 सफ़ेद चांदी के तार कनपट्टियों पर झांकने लगे थे, जिनसे वो और भी हसीन और वक़ार मालूम होने लगे थे। वैसे कि वैसे चट्टान की तरह जमे हुए थे। लहरें तरप तरप कर चट्टान की ओर लपकती हैं, अपना सर उसके कदमों में दे मारती हैं, पास पास होकर बिखर जाती हैं, मादूम हो जाती हैं, हार थक कर वापस लौट आती हैं, कुछ वहीं उसके कदमों में तोड़ देती हैं और नई लहरें फिर सरफरोशी के इरादे समेटे चट्टान की तरफ खींची चली आती हैं। और चट्टान इन सजदों से दूर तंज से मुस्कुराता रहता है, अटल, लापरवाह और बेरहम। जब भैया ने शबनम से शादी की तो सब ही ने कहा था शबनम आज़ाद लड़की है, पक्की उम्र की है। भाभी तो ये मैंने शहनाज को हमेशा भाभी ही कहा। हाँ, तो शहनाज भोली और कमसिन थी, भैया के काबू में आ गई। ये नागिन उन्हें डसकर बेसूद कर देगी, उन्हें मज़ा चखाएगी। मगर मज़ा तो लहरों को सिर्फ चट्टान ही चखा सकती है। बच्चे, बोर्डिंग में छुट्टी नहीं थी। उनकी शबनम ने खट्टी डकारों भरी सांस मेरी गर्दन पर छोड़कर कहा, और मैं हैरत से इस गोश्त के ढेर में उस शबनम की फुहार को ढूंढ रही थी जिसने शहनाज के प्यार की आग को बुझाकर भैया के कलेजे में नई आग भड़का दी थी। मगर ये क्या, बजाय इस आग में भस्म हो जाने के भैया तो और भी सोने की तरह तप कर निखर आए थे। आग खुद अपनी तपिश में भस्म होकर राख का ढेर बन गई थी। भाभी तो मक्खन का ढेर थी, मगर शबनम तो झुलसी हुई मटियाली राख थी, फर्श पर फैल गई। हॉल तालियों से गूंज रहा था। शबनम की आंखें भैया जी को ढूंढ रही थी। बैरा तरोताज़ा रस भरी और क्रीम का जग ले आया। बेख्याली में शबनम ने प्याला रस भरियों से भर लिया। उसके हाथ लरज रहे थे, आंखें चोट खाई हुई हिरनियों की तरह परेशान चौकड़ियां भर रही थी। भीड़ भाड़ से दूर नीम तारीख बालकनी में भैया खरे मिस्त्री रक्कासा का सिगरेट सुलगा रहे थे। उनकी पुरसौक निगाहें रक्कासा की नशीली आंखों से उलझ रही थी। शबनम का रंग उड़ा हुआ था और वो एक बेहंगम पहाड़ की तरह गुमसुम बैठे थे। शबनम को अपनी तरफ तकता देखकर भैया रक्कासा का बाजू धामे अपने मेज की तरफ लौट आए और हमारा तर्रुफ करवाया। मेरी बहन, उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया। रक्कासा ने लचक कर मेरे वजूद को मान लिया। मेरी बेगम, उन्होंने ड्रामाई अंदाज में कहा, जैसे कोई मैदान जंग में खाए हुआ जख्म किसी को दिखा रहा। रक्कासा दम्बखुद रह गई, जैसे उसने उसकी रफीका हयात को नहीं, खुद उनकी लाश को खून में गलता देख लिया हो। वो हैबत जदा होकर शबनम को घूरने लगी। फिर उसने अपने कलेजे की सारी ममता अपनी आंखों में समोकर भैया की तरफ देखा। उसकी नज़र में लाखों फसाने पोशीदा थे। उफ, ये हिंदुस्तान जहाँ जहालत से कैसी कैसी प्यारी हस्तियाँ रस्म रिवाज पर कुर्बान की जाती हैं। काबिले परस्त हैं वो लोग, और काबिले रहम भी, जो ऐसी ऐसी सजाएं भुगतते हैं। शबनम भाभी ने रक्कासा की निगाहों में ये सब कुछ पढ़ लिया। उसके हाथ लरजने लगे। परेशानी छिपाने के लिए उसने क्रीम का जग उठाकर रसभरियों पर उड़ेल दिया और जुट गई। बेचारे भैया जी हैंडसम और मजलूम, सूरज देवता की तरह हसीन और रुमशक शहद भरी आंखों वाले भैया जी चट्टान की तरह अटल, एक अमर शहीद का रूप सजाए बैठे मुस्कुरा रहे थे। एक लहर चूर चूर उनके कदमों में पड़ी दम तोड़ रही थी। दूसरी नई नवेली लचकाती हुई लहर उसकी पथरीली बाहों में समाने के लिए बेचैन और बेकरार थी।